आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। यूपीए हुकूमत ने 2013-14 के बजट में 3000 करोड़ से ज्यादा रकम अकलियतों के लिए तय की। उम्मीद की जा रही थी कि इस रकम से अकलियत खासकर के मुसलमानों का भला होगा। वजीर आजम ने भी कहा था कि मुल्क के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यूपीए सरकार की मुद्दत खत्म होने जा रही है, लेकिन अकलियतों के समाजी और इक्तिसादी हालत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। हैरत की बात तो यह है कि अकलियतों के बजट का एक बड़ा हिस्सा बिना खर्च के ही वापस चला गया है। ऐसे में वजारत अकलियती उमूर पर सवाल उठना लाजमी है। अकलियती वजारत पास हुई या फेल, इसी मौजू पर हम खुली बहस करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आजाद मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर साहब, मरकजी ओबीसी बिहार में मिनिस्टर रहे शकीलुज्जमा साहब और वो शख्स जिन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक जलसे में वजीर आजम और सोनिया गांधी की मौजूदगी में अकलियतों के हालात पे सवाल उठा करके सनसनी फैला दी थी। मेरा मतलब है डॉक्टर फहीम बेग साहब से। आप सभी का खैर मकदम है। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम खुली बहस। हुकूमत ने मुल्क में अकलियतों की फलाह व बहबूद का जिम्मा वजारत अकलियती उमूर को सौंपा है, लेकिन 2006 में इस वजारत के क़याम के बाद से ही इसकी कारकर्दगी पर सवाल उठते रहे हैं। वजारत अकलियती उमूर को जो सालाना बजट दिया जाता है उसका पूरा पैसा भी खर्च नहीं हो पाता। यही वजह है कि अकलियतों के लिए चलाई जाने वाली स्कीम धरी की धरी रह जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? पेश है वजारत अकलियती उमूर की कारकर्दगी पर यह रिपोर्ट। मुल्क में अकलियत खासकर मुसलमानों की समाजी और इक़्तिसादी हालत किसी से छिपी नहीं है। सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये जरूरत महसूस की गई कि अकलियतों की तरक्की के लिए अलग वजारत बनाई जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपीए हुकूमत ने साल 2006 में वजारत बराए अकलियती उमूर की तश्कील की। 2013 और 2014 के बजट में अकलियतों के लिए इस वजारत को 3511 करोड़ रुपए दिए गए ताकि मुसलमानों की तालीम, सेहत, रोजगार में बेहतरी हो सके। हालांकि मुल्क में अकलियतों की आबादी के लिहाज से यह रकम बहुत कम थी, लेकिन दूसरी हुकूमतों के मुकाबले इसे बेहतर माना गया। मरकज ने अकलियती बजट की रकम को सर्फ करने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशात पर 90 अकलियती जिलों की पहचान की और वजीर आजम ने 15 नुकाती प्रोग्राम भी बनाए। मुस्लिम इलाकों में स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल खोलने की बातें कही गई। मदरसों की जदीदकारी के वायदे किए गए। मौलाना आजाद फाउंडेशन के तहत मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने की बात कही गई, लेकिन ये सारी स्कीम सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई। वजारत अकलियती उमूर चाहे जितने दावे करे, लेकिन मुसलमानों तक इसका फायदा बहुत कम पहुंचा। यही वजह है कि मुसलमानों में कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत के खिलाफ बेचैनी पाई जाती है। इसी का एक नमूना कौमी वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मीटिंग में भी देखने को मिला। नई योजनाएं बहुत बनाई जाती हैं कागजों पर और उनका जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, मगर अफसोस ये है हमारे साथ कि उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। प्राइम मिनिस्टर के अपने ही 15 पॉइंट प्रोग्राम्स हैं जो उन्होंने बनाए और खास तौर से एक तबके के लिए उन्होंने कहा कि इनकी तरक्की के लिए वो लागू होने चाहिए, मगर मैंने पिछले 10 सालों का जो मेरा अपना जिंदगी का तजुर्बा रहा वो कहीं पे भी लागू नहीं हुआ। सच्चर कमेटी ने मुल्क के मुसलमानों को SC/ST से भी पिछड़ा बताया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि साल 2013 और 2014 के बजट में दर्ज फहरिस्त जातों के लिए 59,000 करोड़ रुपए दिए गए, वहीं 20% अकलियती आबादी के लिए सिर्फ 3,511 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। उसमें भी बजट का एक बड़ा हिस्सा वजारत अकलियती उमूर को या तो मिला ही नहीं या फिर ठोस प्रोग्राम न होने की वजह से वापस चला गया। माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी मुसलमानों को लोन लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव स्टडीज के सर्वे के मुताबिक सरकार की दूसरी स्कीम मसलन मनरेगा, आंगनबाड़ी, देही सेहत बीमा जैसी दूसरी स्कीमों में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी न के बराबर है। अकलियतों को 4% रिजर्वेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने का वायदा भी सरकार ने पूरा नहीं किया। अब यूपीए 2 की मुद्दत भी खत्म हो रही है। मुसलमान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, जिसका असर आम इंतखाबात 2014 में देखने को भी मिल सकता है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
आपने अभी एक रिपोर्ट देखी जो वजारत अक़लियती उमूर की कारकर्दगी पे एक बड़ा सवाल उठाती है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं फहीम बेग साहब, जिन्होंने अभी एक सवाल उठाया था कि जितनी भी स्कीमें सरकार ने बनाई हैं पिछले 10 साल में वो कहीं ना कहीं कागज पे हैं, धरी की धरी हैं और उनका कोई फायदा भी मुसलमानों तक नहीं पहुंचा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फहीम बेग साहब और इस खास बहस की शुरुआत हम बेग साहब से ही करते हैं और चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उनकी शिकायत क्या है। बेग साहब, आपने अभी चंद दिनों कबल वजीर आजम के जलसे में यह कहकर के काफी हंगामा फैला दिया कि कोई भी स्कीम लागू नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का बयानात आ रहा है, जिस तरह की बातें के रहमान खान जो इस वजारत के वजीर हैं उनकी तरफ से चीजें आ रही हैं, हर जगह जाके फीता काट रहे हैं, हर जगह जाकर कहीं ना कहीं संगे बुनियाद रख रहे हैं, तो लगता है कि सरकार कुछ काम करे, फिर आपको शिकायत क्या है? नहीं, बुनियादी बात जो है कि दो चीजें होती हैं कि किसी भी काम करने की जो बात होती है उसमें या तो नियत और वक्त का तकाजा होता है। मुझे ये लगता है कि जो हमारी यूपीए सरकार के जो 2 टर्म पूरे हुए, इनकी नियत पे तो मैं जो है इसको नहीं कहूंगा कि नियत शायद उनकी कैसी है, अलबत्ता वक्त उनके पास नहीं है। नहीं तो कितना वक्त चाहिए? 10 साल का वक्त था जी। नहीं, वो वही मैं कहने जा रहा हूं कि उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। अच्छा। मतलब जो प्लानिंग की जाती है, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जब उनका एक बजट का जो है सैंक्शन हो जाता है, फिर एलोकेशन भी हो जाता है, मगर एग्जीक्यूशन जो है वहां कहीं ना कहीं जो है उनमें चूक हो रही है। और बुनियादी बात जो है, जो मैंने महसूस किया पिछले 10 सालों में, ये जो मैं 15 निकाती प्रोग्राम की बात बार बार कर रहा हूं, इसमें जो सबसे बड़ी सच्चाई जो मैंने महसूस की, सन 1980 से कहीं ये 15 निकाती प्रोग्राम श्रीमती इंदिरा गांधी मरहुमा उनके जरिए बनाए गए थे। और उसके बाद इसकी विडंबना देखिए कि हमारे इस 1980 का और अब तक का सफर, मैं जिस जिले से आता हूं, जमुना पार उसको दिल्ली में कहा जाता है और शमाल मशरिक जिला उसका नाम है कागजों में, जब मैंने ये पता करने की कोशिश की कि वो 15 निकाती प्रोग्राम जिसका सारा बजट, जिसकी तमाम कवायद, जो सरकारी जो उनका अपना जो फॉर्मेट होता है, जो सिस्टम की एक दरकार होती है, ऑलरेडी वो सब हो चुका है। सन 1980 की बात है। अब देखिए विडंबना देखिए कि 1980 से सन 2014 तक, मेरी जो आरटीआई है वो 2013 की है, 2013 तक उस 15 निकाती प्रोग्राम का सिंगल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जिसको दिल्ली के यानी कागजों पे वो दिख रहा है कि आपके दिल्ली के उस इलाके में वो प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं और वो पहुंचाया गया वो स्कीम, लेकिन आप कह रहे हैं जमीन पे नहीं है। अफसोस ये रहा कि वो कागज सरकार के पास जो उसमें है, मगर मेरे पास जो कागज है जो इनके ही डिपार्टमेंट्स ने मुझे दिया है आरटीआई के थ्रू, वो कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने उनसे पूछा, जो हमारा जो डीसी डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि ये एनसीटी है, यहां पर जिला अधिकारी जो है डीसी की शक्ल में होते हैं, जब उनसे यह सवाल किया गया, श्रीमान महोदय ये बताइए कि 15 निकाती प्रोग्राम में से आपके यहां हमारे जिले में कौन कौन से प्रोग्राम जो है आपने अभी तक लागू किए हैं, प्लस उन बेनिफिशियरीज का नाम बताइए जिन्होंने 34-35 साल में उनको फायदा हुआ है। तो जवाब यह मिलता है कि श्रीमान यहां तो अभी इस तरह का जो कार्यक्रम नहीं चल रहा है और जो कुछ भी है वो पाइपलाइन में है। फिर मैंने एक दूसरा सवाल दागा उन पे कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो सच्चर की सिफारिशों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉनेटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री 2004-5 के बाद ये बनी थी, उसके बाद से उन्होंने उनको दिया कि भैया आप ये सारा जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट है इसको बनाइए और ये 90 जिलों में बांट दीजिए। तो मैं 90 की तो मेरी ताकत नहीं थी कि 90 की जानकारी हासिल करता। मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली की राजधानी के बारे में सवाल पूछा जाए। जब मैं एमएसडीपी के बारे में पूछता हूं तो अफसोस यह होता है कि पिछले 10 सालों का यह प्रोजेक्ट है एमएसडीपी, यहां पर भी हम 0 और 0। चलिए आप सुन रहे थे किस तरह से फहीम बेग साहब ने बताया कि जितनी भी स्कीम है, खास करके जो बहुत एम्बिशियस स्कीम मानी जा रही थी एमएसडीपी स्कीम, जो 90 उन जिलों के लिए तय की गई थी जहां मुसलमानों की तादाद काफी है, उनका और जिलों में क्या हाल है ये तो नहीं पता। लेकिन फहीम बेग साहब जो बात बता रहे हैं कि दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का की दारुल हुकूमत है, वहां पे भी उस स्कीम का फायदा नहीं पहुंचा है। आइए अदीब साहब से जानते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज अगर दिल्ली में हो रही है, दिल्ली में वो स्कीम नहीं है, लोगों तक पहुंची है, तो मुल्क के दूर दराज के इलाकों तक वो स्कीम पहुंची होगी या जितनी भी फलाही स्कीम बनाई गई है मुसलमानों के लिए वो वहां तक पहुंची है? अदीब साहब देखिए, मैं डॉक्टर फहीम साहब की बात से 100% मुस्तफिक हूं, इसलिए कि बड़ी कोशिशों के बाद एक ही हकीकत है कि ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनवाने का सबसे पहले बेड़ा मैंने उठाया था और मैंने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनवाने में बहुत दौड़ धूप की थी। अल्टीमेटली वो 2006 में बनी थी जी। अंतुले साहब को पहला मंत्री बनाया गया। 1.5 साल तक उनको ऑफिस नहीं मिला, वो अपने घर पे बैठ के काम करने की कोशिश करते रहे।
जब उनको ऑफिस मिला तो इलेक्शन वो हार गए, सलमान खुर्शीद साहब बनाए गए। सलमान खुर्शीद साहब को एडिशनल चार्ज दिया गया जी, और वो एडिशनल चार्ज के लिए वो कभी दफ्तर भी नहीं आते थे। जो स्कीमें थी वो बाबू लोग या ऑफिसर्स करते थे। फिर बहुत कोशिशों के बाद हम लोगों ने हाउस में, अली अनवर साहब भी मौजूद हैं, हम लोगों ने हाउस में बहुत हंगामा मचाया, इस पे बहस हुई जी कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, कागजों पे आप दिखा रहे हैं, जमीन पे नहीं आ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग हुई, सारे मुस्लिम एमपीज की नहीं बल्कि वो 90 जिले जो आपने जिसका जिक्र किया, उन जिले के सारे एमपीज को बुलाया गया। उस पर बहस हुई। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मेरी नीयत ठीक है लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करने में कहीं फेल हो गया हूं। नतीजा हुआ कि फिर एक माइनॉरिटी कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। बुलंदशहर जिला मेरे हाथ आया, यूपी का। जी जी मैं इस वक्त लाया नहीं, लेकिन आप अगर वो खाके देखें तो आप हैरत करेंगे। जिन अजला में आरटीआई से निकाला है, जी जी, जिन अजला में 0% मुसलमान या माइनॉरिटी है, वहां 5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ रुपया गया है। बगल के गांव जहां 90 और 95 और 97% मुसलमान हैं, वहां 0। तो ये जो रकम इस्तेमाल की गई है, ये एक तहसील, एक ब्लॉक है सिकंदराबाद का और एक ब्लॉक है हापुड़ का। ये दोनों चीजें जो कल 10 तारीख को मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन में भी लगाई, लेकिन अब तो सवाल ये कि पार्लियामेंट तो चलेगा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि नीयत नहीं साफ है। देखिए, अगर विल नहीं है तो कोई अमल नहीं है। यानी आपको ये लगता है कि कांग्रेस की जो यूपीए सरकार है उसकी नीयत पे देखिए, शक है? कांग्रेस की जो सरकार है, इनकी ये सरकार चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जी, और जो ब्यूरोक्रेट है उसके जहन साफ नहीं है। वो ये जो आपने 3,500 करोड़ रुपया दिखाया है जी, इसके लिए हम सारे एमपी पहले प्राइम मिनिस्टर से मिले कि हमारी इतनी बड़ी अक़लियत, हमारा शेयर क्या दिया आपने। तो प्लानिंग कमीशन ने जाहिर सी बात है 42,000 करोड़, 59,000 करोड़ है जी, आपके लिए सिर्फ 42,000 करोड़ सैंक्शन हुआ। जी, फाइनेंस मिनिस्टर ने घटा के 12 करोड़ किया। फिर हम लोगों की एक फिर मीटिंग हुई जिसमें हम सारे एमपीज गए, मुसलमान एमपीज गए। उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी मिनिस्टर थे और गुलाम नबी आजाद साहब भी थे। तो कहा कि साहब रिसेशन चल रहा है और हालात खराब है। हमने कहा किसी और चीज के पैसे तो कम नहीं हुए। तो उन्होंने एक पॉइंट ये कहा कि साहब जो हमने पहले रकम दी थी उसी में से आपका 54% पैसा वापस आ गया है। नतीजा हुआ कि वो हम लोग वहां भी फेल हो गए। बदनसीबी ये है कि जो स्कीम्स आपने बनाई जी, उसको मॉनिटर करने के लिए, अब सितम ये हमारी मॉनिटरिंग जो बनाई गई, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, जब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है तो डिप्टी कमिश्नर जो प्रोटोकॉल में मुझसे बहुत नीचे है वो हेड करता है उसको। अगर ये स्कीम एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उस कमेटी का हेड बनाया जाता तो वो हर महीने, माफी चाहूंगा, जो एमपी थे वो अपने फंड तो पूरे खर्च करते नहीं, वो इस फंड को कैसे लगा देंगे। हमारे यहाँ से तो हमारे यहाँ से तो हमेशा जो है फंड वापसी जाता है। हमारे जो नुमाइंदे वो सारा फंड जो है वापसी भेजते रहते हैं। ये देखिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब कोई आपने डिस्ट्रिक्ट 90 जिले बनाए, फिर हम लोगों की कोशिश हुई इसको ब्लॉक वाइज ट्रांसफर करो। अब ब्लॉक में आपका कहना है कि अगर कलेक्टर के माध्यम ना रहे और कलेक्टर की हालत ये है कि एक दिन कलेक्टर साहब का मेरे पास फोन आया कि कल 11 बजे मीटिंग है, रात के 8 बजे। तो मैंने कहा भाई तुम किससे बात कर रहे हो? उनका साहब अब एमपी साहब बोल रहे हैं। मैं कहा तुम्हारा चपरासी हूं मैं, तो मुझसे कह रहे हो कि 11 बजे मीटिंग अटेंड करूं। मैंने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि ये डीएम की हालत है कि मेरे पास मैनिफेस्टो नहीं, मेरे पास प्रोग्राम नहीं, किस चीज पे बहस है। फिर मैंने इनसे कहा कि जो पैसे गए मुझे इत्तला करिए। 44,000 रुपया गए, करोड़ गया, 44 करोड़ रुपया गए थे। उन्होंने मुझे हिसाब भेजा, 41 करोड़ तो हमने बांट दिए। नहीं, हमने बांट दिया आंगनबाड़ी में, फला जगह 3 करोड़ बचे। जब उसकी इंक्वायरी करी तो पता ये लगा कि जहां जहां मुसलमानों के पॉकेट्स थे उससे कोसों दूर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ये हमारे ऊपर बदनाम करने के लिए कि हमें पैसे दे रहे हैं।
हकीकत में ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च हो रहा है, माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए इसमें कुछ काम नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ शकीलुज्जमा साहब मौजूद हैं। वो सरकार में रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकार में वजीर रह चुके हैं। शकीलुज्जमा साहब, ये इल्जाम लगता है कि जो स्कीम बनती है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि अदीब साहब ने कहा, कि जिला डेवलपमेंट के लिए बन रही है, ना कि मुसलमानों के या मुस्लिम इलाकों के डेवलपमेंट के लिए बन रही है। एक इलाका जहां मुसलमान बिल्कुल नहीं है वहां पूरा पैसा जाता है, और जहां मुसलमान हैं उनके नाम का जो पैसा है वो भी नहीं पहुंच पाता है। ऐसा क्या हो रहा है? नहीं, सही है। अगर इस डिबेट को हम लोग पार्टी की लाइन से ऊपर उठा लें तो बहुत ही फ्रूटफुल इससे कुछ नताइज निकलेंगे। तो हम चलिए, आप खुल के बताइए। उसी अमल को हम आगे रखना चाहते हैं। अदीब भाई और हमारे फहीम भाई ने जो कहा, सच्चाई तो ये है कि जो हमारी स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है, लेकिन ये भी नहीं है कि एकदम है नहीं, जीरो है, जीरो हम कह दें ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जैसा चलिए हम आपसे ही सवाल कर लेते हैं कि 10 के स्केल पे अगर आप आंकिएगा तो कितना नंबर दीजिएगा? जीरो नहीं तो चलिए 1, 2, 3। सिवाय स्कॉलरशिप के कोई स्कीम लागू नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, स्कॉलरशिप जो है वो एक जनरल प्रोसेस है, शायद इस वजह से वो मैं आपको बताऊं जरा सा, थोड़ी 1 मिनट मेरे वक्त चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि माइनॉरिटी जो अकलियती फलाह का जो जिस तरह से डिपार्टमेंट बना, और डिपार्टमेंट के बारे में जैसा बताया अंतुले साहब ने बहुत काम किया। हम लोग आमतौर पे ये सोचते हैं कि हमारे जो कैद हैं कुछ करते नहीं है, ये भी एक बड़ा निगेटिव है। आपको यहाँ पे एक याद दिलाऊंगा कि ये बात जो अदीब साहब ने कही बिल्कुल सही, कि 1.5 साल तक वो बेचारे अपने ऑफिस के लिए यहाँ से वहां मारे चले और ऑफिस नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने अपने तरीके से बड़ी कोशिशें की, इस डिपार्टमेंट को खड़ा करने में बहुत रोल था। अब सवाल पैदा होता है कि ये स्कीम्स जो गए, आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, आप स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए किसको देते हैं? स्टेट सरकार को। एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, 1 मिनट भी तो वक्त दीजिएगा, तब तो कुछ बात। स्टेट के जिम्मे होता है कई बार स्टेट के साथ। दूसरी बात यह है कि फंड जो सबसे पहला मसला है, 2 तरह की स्कीम है। एक जो आपके अकलियती फलाह की स्कीम है, और एक जो 15 निकाती प्रोग्राम का इन्होंने तस्करा किया है। वो 15 निकाती प्रोग्राम जो है सिर्फ एडवाइजरी है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ऊपर डिपेंड करता है। अदीब भाई ने भी तस्करा किया, ये बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी जहनियत पूरी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है। एक पॉइंट कह के अपनी बात एंड करता हूं ना, 1 मिनट कह के, कि ब्यूरोक्रेसी की जो जहनियत साफ नहीं है, तो एक डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट के सारे ब्लॉक में, मैं आपकी बात समझ गया कि ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं मुतासिर लोग बैठे हैं। चलिए, अली अनवर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और के बुनियाद उस जमात से जिले को अब ट्रांसफर किया है ब्लॉक में, इसलिए काम करना बहुत कम है। ये बात सही है, लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि सबको लगना पड़ा। शकीलुज्जमा साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बताने की कोशिश की है कि मरकज की जो सरकार है वो स्कीम बनाती है, लेकिन उसको नाफिज करने का जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं सूबाई सरकार पे होता है। हमारे साथ अली अनवर साहब मौजूद हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उससे इनका वास्ता है कि क्या ये जो कह रहे हैं इनके दावे में कितना दम है। ये तो पूरा इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग तो स्कीम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो सूबाई सरकार वो कुछ नहीं कर रही। पार्टी की सरकारें चल रही है, वहां का क्या? अली अनवर साहब, देखिए, हम शकीलुज्जमा साहब से लड़ाई करने के लिए नहीं आए और इसको इस लेवल पर इस बहस को लाना भी नहीं चाहिए जी। जो शुरुआत बड़ी अच्छे तरीके से आपने की है। एक तो जो 15 नुकाती प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है जी, उसको हम डेड डिक्लेयर करते हैं, वो खत्म हो चुकी है। और वो राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी से होते हुए मनमोहन सिंह जी, अब वो उसमें कुछ है नहीं। देखिए, बात अब आई है बहुत। मैं आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अली अनवर साहब ने एक बहुत अहम बात की है कि जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का, वो डेड हो चुका है। हम इसी बात पे वापस आएंगे, लेते हैं एक ब्रेक। उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए, बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है
बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बस कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। क्या फ्रांसिस भाई, आज चर्च जाने में लेट हो गए? क्या करें, घर से निकलते ही ये पंक्चर हो गई। ये लो अब्बू। कमरुद्दीन, ये तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? बड़ा नहीं, सबसे छोटा। बड़ा बेटा दानिश बिजली का काम करता है और सबसे छोटा मोटर मैकेनिक का काम सीख रहा है। तो अब जिंदगी आसान हुई, क्योंकि हम अक़लियतों के साथ हैं। वजीर आजम का 15 नुकाती मंसूबा। 15 नुकाती मंसूबा? वजारत बराए अक़लियती उमूर की स्कीम में अक़लियती फिरक़े के होनहार तोलबा को जहां एक तरफ तालीम के मौके मिल रहे हैं, साथ ही हमें मिल रही है हमारे रोजगार धंधों में माली मदद। इस प्रोग्राम में 11 वजारतों और महकमों की स्कीमें जैसे आंगनवाड़ी, कौमी देही रोजगार मिशन और इंदिरा आवास जैसी दिगर स्कीमों में अक़लियतों की मुनासिब हिस्सेदारी है। वजीर आजम के इस प्रोग्राम में फिरका वाराना इख्तलाफ मिटाने और तशद्दुद पर काबू के कामों से हम ज्यादा महफूज हैं। अरे वाह! आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। अब राजीव आवास योजना के अंतर्गत स्लम वासियों को मिलेगा अपना घर, अपनी जमीन पर अपना घर और मालिकाना हक। अरे छोड़ो, ये सुनते सुनते मैं बूढ़ा हो गया। ये देखो, अब जिएंगे सम्मान से, जिएंगे शान से, राजीव आवास योजना का सहारा है। अपना भी घर होगा, अपनी इज्जत होगी, शहर में ही अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी, हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास। राजीव आवास योजना, सबको हक। हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चटनी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह से पिछले 10 साल में जो यूपीए गवर्नमेंट में जो जितनी स्कीम अनाउंस हुई है अक़लियतों के लिए, उसका क्या हाल है, खास करके जब से अक़लियत का जो की वजारत बनी है उसके बाद उसकी कारकर्दगी क्या रही है। ब्रेक में जाने से पहले अली अनवर साहब जनता यूनाइटेड के MP ये बता रहे थे कि वजीर आजम का जो प्रोग्राम है 15 नुकाती, वो बिल्कुल एक तरह से उसकी मौत हो चुकी है, वो डेड है। अली अनवर साहब, आप कह रहे थे वो प्रोग्राम बिल्कुल डेड, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर 15 नुकाती कार्यक्रम डेड नहीं होता तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाना ही नहीं पड़ता। इतनी तरह की चीजें उसमें थी कि इतने मसाइल नहीं रहते, ईमानदारी से उनका अमल हुआ
अब आइए, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, यूपीए 1 की सरकार ने बनाया जी। सच्चर कमेटी का नाम दिया गया प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी। उसके बाद और एक कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, बल्कि रंगनाथ मिश्रा पहले बना। वो उसको जो चेयर कर रहे थे कोई मामूली आदमी नहीं थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा साहब, और वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत गठित हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट सच्चर साहब, और उधर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, 400 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट है। अब इस दोनों रिपोर्ट को आप देख लीजिए। उम्मीद तो रिपोर्ट आ गई, दोनों ले हो गई। सच्चर कमेटी का तो बहुत प्रचार भी कराया गया। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट 2 साल 7 महीना तक टेबल नहीं हुई हाउस में। प्राइम मिनिस्टर के यहां दे दी गई, लेकिन वो टेबल नहीं हुई। एक दिन हमारा मिजाज बिगड़ा, अदीब साहब हैं, मिजाज बिगड़ा कि साहब ये क्या सवाल है, आपने सच्चर रंगनाथ मिश्रा कमीशन को गठित किया और उसकी रिपोर्ट टेबल तक कीजिए, और 0 आवर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लोग कहते हैं कि अकेले चना भाड़ फोड़ सकता है, अकेले हमने एडजर्न कराया। उस समय प्राइम मिनिस्टर कोपेनहेगन में थे। ये जो चौहान साहब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने बहुत मनोबल की अंसारी साहब के यहां हुआ कि वो आएंगे तो टेबल किया जाएगा। तब जाकर के फिर मुलायम सिंह जी ने उठाया सवाल लोकसभा में, तब वो टेबल हुई, टेबल हो गई। सच्चर कमेटी पहले से टेबल है। आज तक हम लोग गालिबन हर सेशन में इस सवाल को उठाते हैं कि भाई इस पर बहस कीजिए, कौन देखेगा पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी जमहूरियत में कहां इसका पोस्टमार्टम होगा, क्या आपने इंप्लीमेंट किया, क्या नहीं किया। आज तक दोनों कमीशन के बारे में पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। अब हम आते हैं आपको सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा में क्या फर्क है। सच्चर कमेटी देखिए डायग्नोसिस रिपोर्ट है जी, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका रंगनाथ मिश्रा कमीशन में उसका प्रिस्क्रिप्शन है जी, प्रिस्क्रिप्शन है। कई बार प्राइम मिनिस्टर से हम लोग मिले हैं कि भाई इसको इंप्लीमेंट कीजिए। और आप जान लीजिए, देखिए एक हम लोगों की भी कमजोरी है कि हम लोग ये इतना पैसा गया, इतना नहीं। अरे भैया राजीव गांधी जी कहे कि जो डिलीवरी होता है वो 15 पैसा, रुपया में 15 पैसा जमीन पर जाता है और 85 पैसा खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के, माफ कीजिएगा, ये मुसलमानों का ही मसला नहीं है, इस देश के सब जगह का मसला है। राहुल गांधी, राजीव गांधी जी कह रहे थे तो उनका दर्द भी झलकता है। तो हमारे कहने का मतलब कि इसको ये हमको चुनना होगा कि हम उसमें से, वो तो मैराथन इतना रिपोर्ट आपने तैयार किया, किस काम के लिए तैयार किया। ठीक कहा सभी लोगों ने कि इसमें सिर्फ स्कॉलरशिप, वजीफा के बारे में कुछ हुआ है। उसमें भी क्या हुआ, एक बहुत बड़ी चीज है वजीफा के बारे में। अदीब साहब यहां है, हम लोगों ने बार बार कहा कि वजीफा को आप जितने एप्लीकेंट आते हैं नीड बेस बनाइए, ये नहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह से। इन प्रिंसिपल उसको मान भी लिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में होता है जितने एप्लीकेंट होते हैं सबको वजीफा मिलता है। हम लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी के बारे में भी यही प्रिंसिपल लागू हो। इन प्रिंसिपल मान लिया, सलमान खुर्शीद साहब ने माना, के रहमान खान साहब ने माना, लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज सुन लीजिए, आप बोलिएगा, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं टोका। लेकिन आज तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अरे भाई वजीफा सिर्फ देना था तो इतना मैराथन एक्सरसाइज कराने की क्या जरूरत थी। सच्चर साहब को लगाया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को लगाया, 400 पेज की रिपोर्ट बनी, तमाम एक्सपर्ट लोग, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। चलिए फहीम साहब, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत बात हो रही है वजीफे को लेकर के। अदीब साहब ने भी कहा कि वजीफा एक ऐसी चीज है, स्कॉलरशिप ऐसी चीज है जिस पे कुछ पेशरफ्त हुई है। अली अनवर साहब भी ये कह रहे हैं कि वजीफे के ऊपर बातचीत हुई। आपको क्या लगता है वजीफे की जो बात है, जो स्कॉलरशिप की बात है, वो कितने हद तक हुई है? मुझे जो जानकारी है वो भी बहुत बुरी हालत में। देखिए वजीफे को हम अगर एक तरफ देखते हैं तो ये बात ठीक है कि वजीफे को लेकर कहीं थोड़ी सी सुगबुगाहट हुई है, मगर उसमें भी
जो जनरल वजीफे हैं जो स्कूलों में नहीं, लेकिन एक चीज और फहीम साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे कि अली अनवर साहब ने एक बात और बहुत वजाहत के साथ की कि चाहे वजीफा हो या कोई भी दूसरी स्कीम हो, उसमें एक बात समझ ली कि जो करप्शन हमारी सोसाइटी में है पूरा का पूरा आपको नहीं मिल सकता है। तो अगर 10, 15, 20% भी आप तक पहुंच रहा है तो आपको उसी में खुश होना चाहिए। नहीं, ऐसे कैसे खुश हो जाना चाहिए? देखिए, बुनियादी बात यह है कि मैं इन तमाम कवायद और तमाम जितने भी बातें यहाँ हो रही हैं, और इससे पहले भी मैं अलग अलग डिबेट्स में रहा हूं, मैं एक यहां से आपके हवाले से एक बात शुरू करना चाहता हूं। एक नई सुबह का आगाज कीजिए। जो पहले हो चुका उसे छोड़िए, और उसको पकड़े रहेंगे तो फिर वही विवादों में जाकर वो पार्टी पॉलिटिक्स में बात चली जाती है। मैं तमाम मेरे लेफ्ट साइड पे जितने बैठे हैं, आजाद उम्मीदवार भी हमारे यहाँ बैठे हैं, जो हजरत अदीब साहब हैं, डॉक्टर शकील साहब हैं, अनवर साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे। मैं एक नई सुबह का आगाज करने की इनसे गुजारिश करता हूं कि जो हो गया छोड़िए। अब आप तमाम जितने भी एक तबके के खास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक नई सुबह का आगाज करें। आप सब लोग एक जगह बैठकर ये डिसाइड करें कि 365 दिन आपके पास हैं, जिसमें से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप जो है 200 दिन निकालिए, और 150 दिनों में 165 दिनों में अब यह तय कीजिए कि जिन लोगों ने आपको यकीन करके आपको ऐवान तक भेजा, चाहे वो स्टेट लेवल पे भेजा या नेशनल लेवल पे भेजा, अब उनके लिए आप ईमानदारी से क्या करें। देखिए, मैं किसी पे इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी को, किसी शख्स को यहां पर जो है बदनाम करने या उस पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूं। मैं सिस्टम के खिलाफ हूं। मैंने जो महसूस किया कि सिस्टम कितना बिगड़ा हुआ है कि एक डीसी को कितने सारे काम थोप दिए जाते हैं, एक एसडीएम को कितने सारे काम थोप दिए जाते हैं, एक जनरल से पुलिस जो कांस्टेबल होता है उसको कितने सारे काम थोप दिए जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम की खराबी है? ये सिस्टम की खराबी है। जब आप एक किसी चीज को ईमानदारी से करना चाहते हैं तो उसको फिर ईमानदारी से अलग से करें। और ये जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जिन पर हमारा यकीन होता है कि आगे जाके ये हमारी बात करेंगे, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सर जोड़कर उस तबके की बात करें जिन्होंने आपको वहां पे भेजा है। और से पूछ लेते हैं, इस बहस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? वो जो जवाबदेही है वो कहां से शुरू होगी, और वो जवाबदेही देगा कौन? क्योंकि एक मैं गलती से थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं, जो 2-4 कलम चला के इधर उधर से आरटीआई इकट्ठी कर ली, प्राइम मिनिस्टर को जाकर अपना दर्द सुनाने की कोशिश की, तो मैं कहीं छोटा सा काम कर गया। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूं जो सुबह से शाम तक अपना पसीना बहाकर अपने घर में दो वक्त की रोजी रोटी लेकर आता है। चलिए कौन सी बात कह ली। चलिए, इन्होंने एक बहुत अहम बात की कि एक नए सुबह का आगाज होना चाहिए, एक नई शुरुआत। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि ये जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हमेशा कहीं ना कहीं इल्जाम तराशी होती है और पार्टी के लेवल पे बातें आ जाती है, आप दूसरी पार्टी को बोलेंगे, कांग्रेस उनको बोलेगी, बीजेपी दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगाती है। एक नई शुरुआत होनी चाहिए। और क्या यह मुमकिन नहीं है कि मुसलमानों के मसले को लेकर के जो मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट हैं उनमें एक इत्तेहाद हो? अभी अली अनवर साहब कह रहे थे कि अक्सर ऐसा हुआ है कि अकेले उनको वेल में आना पड़ता है। क्यों ऐसा? ये बात सुन लीजिए, ये बड़ी मुझे तकलीफ हो रही है। 65 साल के पार्लियामेंट की हिस्ट्री में इस बार जितना मुस्लिम एमपीज ने जितना रिप्रेजेंटेशन किया, इसका इन लोगों को इल्म भी नहीं है, इनको इसका अंदाजा ही नहीं है। हर सेशन में 25 नहीं 40 एमपीज गए हैं और हर जगह बहस हुई है, हर जगह पर जाके बहस की है। यहां तक कि प्लानिंग कमीशन में एक बात आई थी, अभी हमारे डॉक्टर शकील अंसारी साहब ने कहा कि स्टेट करती है। प्लानिंग कमीशन में हम सारे एमपीज गए और वहां ये कहा कि आप स्टेट को करती है, लेकिन जब मुसलमानों की हैसियत थी तो बिलखुसूस बिहार और यूपी में सब जिलों में एक इस्लामिया स्कूल खुला था। वो सिसक रहा है, माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको किसने कहा है कि आप स्टेट को पैसा दें? उन स्कूलों को जो एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिले में, इस्लामिया स्कूल हैं, उनको लॉ कॉलेज क्यों नहीं बनाया? उनको डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बनाया? उनको पैसे क्यों नहीं दिए? सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे। ये बेहतरीन सजेशन है। उसमें मोंटेक सिंह आलूवालिया और उनका पूरा कैबिनेट उनकी बैठी थी। उनका भाई ये बहुत अच्छा सिस्टम। मैंने कहा आप जो स्टेट को देते हैं दीजिए, लेकिन मैं आप सर्च कर दूं। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, हुकूमतों की मुखालफत नहीं हो रही है। ये हकीकत ये है कि किसी सरकार ने, मैं कांग्रेस की हिमायत नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार ने इतनी स्कीम्स मुसलमानों के लिए नहीं दी। जहां तक उसकी इंप्लीमेंटेशन का सवाल है, इससे ज्यादा
कभी ये मुमकिन नहीं हुआ। मुझे लोगों ने कहा, बहुत सीनियर एमपीज ने कहा कि भाई ये जो निजाम आप लोगों ने बनाया है, हर सेशन में हम सब भाई बैठ जाते हैं, हर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर को घेरते हैं, उनके मुतालिका मिनिस्टरों को घेरते हैं, नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है। जो बात मैंने आपसे पहले कही कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश कीजिए। इस मुल्क में हो क्या रहा है? इस मुल्क में यह हुआ था कि जो लोग एक दूसरी दुनिया चाहते हैं इस मुल्क में, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को पहले इन्फ्लुएंस किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की प्रॉब्लम यह है कि हर जगह वो माइनॉरिटीज को फेस करना पड़ता है सियासत में, लेकिन उन्होंने बाद में ब्यूरोक्रेसी को पकड़ लिया। आज ब्यूरोक्रेट जो है, चाहे वो हैदराबाद में आईपीएस ऑफिसर्स की हो या मसूरी में आईएएस की हो, ये वहीं से पिक हो जाते हैं। साहब, मैं टोकना चाहूंगा अदीब साहब को। एक बुनियादी बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, इच्छा शक्ति जिसे कहा जाता है, विल पावर। जब कोई बड़ा नेता अपने इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए मेरे इलाके में आता है, तो डीडीए का बहुत बड़ा पार्क है, मैं नाम नहीं लूंगा कौन आए थे, वो कौन आई थी, तो जब डीडीए का पार्क है उसकी बहुत बड़ी मीनारें थी बहुत सारी। अब इच्छा शक्ति देखिए आप, जो विल पावर की बात हो रही है कि ये वो कर दिया, ये कर दिया, मैं बुनियादी बात कह रहा हूं। मैं वहां 2 घंटे खड़ा रहा, मैंने देखा कि तुरंत पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, फ्लड एंड इरिगेशन, दिल्ली पुलिस, ये वो सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे आए। 2 मिनट में उन्होंने जो वो पिलर तोड़े, 2 और 2 घंटे में उन्होंने एक रैंप बना दिया। सुनिए, एक रैंप बना दिया कि जो भी हमारे नेता आ रहे हैं वो यहां से उस पार्क में जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। आपकी विल पावर है तो 2 घंटे में आप दिन को रात कर देते हैं और रात को दिन कर देते हैं। और जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो सन 1980 से आप 15 सूत्री कार्यक्रम, इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। ये कहना बड़ा आसान है, सियासत में आइए तो पता लगेगा। अरे आप सुन लीजिए मेरी बात, आपकी बात सुन ली मैंने, यही बात आपने नए नेता से कही, आपने मेरी बात सुन ली, आपकी बात ये सवाल क्यों होता है कि आप सियासत में आइए, आप सियासत में आइए। सुनिए मेरी बात, आप ये क्यों कहा जाता है कि आप सियासत में आइए, आप आके देखिए। ठीक, आपने अपनी बात कही जी। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि जो कौम अपने कायद को नहीं चुन सकती वो गुलामी करती है, याद रखिएगा इस बात को। आज मायावती किस लिए लीडर है? इसलिए कि उसकी कौम उसके साथ है। यही बीजेपी की सरकार को सोच साहब ने हराया था 1 वोट से। कश्मीर में 98% मुसलमान थे, हार गए इलेक्शन। आप जानते हैं इस बात को? आप कहते हैं कि इच्छा शक्ति, अरे कौन किसके पीछे? एक आदमी, एक शख्स, कोई भी लीडर हो, कोई मुसलमान उसके पीछे खड़ा नहीं होता है, और इल्जाम लगाने के लिए सब तैयार है। आप एक कायद आज तक पैदा नहीं कर पाए अपना। और मुझसे ये बात काशीराम ने कही थी 10 साल पहले, 10 साल पहले। ये कमेंट करना बहुत आसान है। के बहुत बड़े खित्ते पे इल्जाम लगा रहे हैं, बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं, बात हकीकत हूं मैं जमीन से देखता हूं। मेरे पास फहीम साहब ये बताइए, अदीब साहब ने एक बात जो कही है कि आप कायद नहीं चुन पाते हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? ये बताइए, पूरे कोई सुना नहीं, कोई हिंदुस्तान के लेवल पे आपका कोई एक क्यादत है? नहीं, आप किसी सुनते नहीं, और आप किसी से कोई नहीं। चलिए, और आप कहना चाह रहे हैं वहां नीचे से जो शिकायत है, सबसे बड़ी बात है, ये बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान हाउस के अंदर कांग्रेस का होता है, बीजेपी का होता है, जदयू का होता है, और उनकी सबकी हाई कमांड्स होते हैं, और कोई ऐसा भी नहीं रिप्रेजेंटेटिव जीत के जाता है कि 100% मुस्लिम वोट से ही वो चुन लिया जाता है। बराबर। लेकिन उसके बावजूद उस कम्युनिटी की उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। लेकिन इस बात को इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि इस मुल्क में कम्युनलिज्म एक ऐसा जहर है जो आपके काम को करने में कहीं ना कहीं दिल की चाहत के बावजूद रुकावट डालता है। अब उसकी तफसील में जाइएगा, बहुत जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें भी लीडरशिप, देखिएगा कोई भी स्कीम जाता है ब्लॉक पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है। हमारी लीडरशिप दिल्ली में होती है, स्टेट कैपिटल में होती है, उर्दू अखबारात के बयानात होती है। हमारे पास एनजीओ की भी कमी है कि वो जाए और जितने पैसे लौट रहे हैं, कम से कम वो बीडीओ के यहां खड़ा हो जाए, सीओ के यहां खड़ा हो जाए और आंदोलन करे, तो हम नहीं समझते कि वो पैसे लौटेंगे, जो बहुत छोटे पैसे हैं। अब आज है डिस्कशन है, वो सही है। एक मिनट आप हमारी बात करने दीजिए। सरकार की इच्छा शक्ति एजुकेशन के मामले में पीछे है। अब देखिए अलीगढ़ का कई जगह सेंटर एजुकेशन के मामले में कई लोगों को इख्तलाफ है, उसके बावजूद सेंटर कायम हुआ। अभी बिहार में भी एक सेंटर कायम हुआ। और राज्य सरकारों में अगर कहा जाए तो मैंने ये नहीं कहा
कि बिहार की राज्य सरकार खराब कर रही है या दिल्ली की अच्छी कर रही है, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा इन्फोर्समेंट राज्य सरकारों का। आप आंध्रा की सरकार का देख लीजिए, केंद्र की सरकार के पैसे के कई गुना ज्यादा उन्होंने राज्य सरकार ने अपने पैसे खर्च किए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे कि तालीम के हवाले से बात करें तो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन शकील जमा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि एमयू के सेंटर्स खुले हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनल से कि क्या सिर्फ एमयू का पैनल खुलने से ही, सेंटर खुलने से ही मुसलमानों की तालीमी मसले का हल हो जाएगा। लेते हैं ब्रेक। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। ये है हमारी बस्ती, गंदी, बदबूदार, ना कोई सुख ना कोई सुविधा। अब आ गई सरकार की राजीव आवास योजना। अब हमें मिलेगा बेहतर घर, जिसमें होगा साफ पानी और अपना शौचालय। अब होगी पूरी स्वच्छता और साफ सफाई, साथ में बनेंगी पक्की सड़कें। अब हम सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानित जीवन। त्रों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट्स। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर, और ये खतरों से बेपरवाह यहां तक पहुंचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा। और जो समझे ये बात, वही है मुकद्दर का सिकंदर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। सर, हमारी 12वीं क्लास में एक बहुत ही होनहार बच्चा है, डेविड। सर, ये डेविड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है। गुड। लेकिन सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी पढ़ाई रुक सकती है। मिस्टर थॉमस, आप जानते हैं हमारी स्कूल को सरकारी ग्रांट मिलती है। अच्छा। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार न सिर्फ स्कॉलरशिप देती है बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार भी करती है। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को वजीफा देने के अलावा मुफ्त कोचिंग भी दिलाती है, ताकि वो मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करके इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे कोर्सेज में कामयाब हो सके। फ्री कोचिंग के बल पर हम सपने साकार करें, जीवन को सम्मान मिले, जन जन को अब मान मिले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। साला बोलता है हिंदुस्तान इसका मुल्क नहीं है। अरे तुम लोगों को मर के भी 2 गज जमीन यही मिलती है। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी, राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति,
हर हाथ तरक्की। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। घूंघट नीचे। चाची, घर में बैतुल खिला कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट खोल ही दो। एक तरफ तो बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में बैतुल खिला बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत, जहाँ सोच वहाँ बैतुल खिला। यही असली इंडिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुसलमानों को आगे बढ़कर के कुछ अपनी स्कीम्स के बारे में भी कहीं ना कहीं बेदारी आनी चाहिए। और शकील-उज़्ज़मा साहब ये बता रहे थे कि अगर गांव और पंचायत के लोग जाकर के बीडीओ के यहां खड़े हो जाएं तो उसको भी जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि एएमयू का सेंटर खुला है। चलिए जान लेते हैं, अली अनवर साहब यहां पर मौजूद हैं। एएमयू सेंटर को लेकर के ही बहुत ज्यादा मरकजी सरकार और सूबाई सरकार में खींचतानी हुई, लेकिन बहरहाल वो सेंटर वहां खुला। क्या मुसलमानों की तालीमी मसले का सिर्फ हल एएमयू सेंटर खोलने से है? बहुत बातें की गई सच्चर कमेटी के हवाले से, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने भी कहा था, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के बातें हुई। उन सारी स्कीम्स का क्या हुआ? अली अनवर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सेंटर खुला है क्या बस इतने ही से काम चल जाएगा? ये क्या रिजर्वेशन की चीजें और दूसरी चीजें, उसका कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल आपने सही कहा, उतना ही काफी नहीं है, लेकिन खुला है, ये अच्छी चीज है। हम लोगों ने बिहार में उसके लिए जमीन फराहम कराई है, हालांकि बहुत पॉलिटिक्स लोगों ने की जी, लेकिन अल्टीमेटली वो खुला है जी। हम लोगों ने उसके लिए हॉस्टल दिया, हम लोगों ने उसके लिए पैसे दिए, जमीन दिए। अब देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब किसी कौम के सामने बहुत सारे मसाइल हों, जब किसी बीमार आदमी को बहुत तरह की तकलीफ हो उसके शरीर में, तो डॉक्टर का क्या फर्ज है? कहीं एक जगह से वो इनिशिएट करता है, शुरू करता है, जहां से सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सके, उसको राहत पहुंचाई जा सके। आपने ठीक कहा कि तालीम के अलावे, एएमयू के ब्रांच खुलने के अलावे रिजर्वेशन और भी मसाइल हैं। देखिए, सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने, माइनॉरिटी कमीशन ने, इन सारे लोगों ने, इवन मैं कह रहा हूं कि शिवसेना और बीजेपी को छोड़ करके सारी पार्टियां, मैं कांग्रेस को भी उसमें शामिल करता हूं, एक बहुत बड़ी बात रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कही है, सच्चर कमेटी ने कही है। और एक स्टडी जो अभी हामिद अंसारी साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, तो डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक स्टडी कराया, वो रिपोर्ट भी है सामने। उसमें कहा गया ये कि मुसलमानों के साथ रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जी, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कहा जाता है कि भाई मुसलमान मांग रहे हैं रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। हमारा कहना है कि मुसलमान रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, संविधान में इसकी व्यवस्था भी नहीं है, ये हो भी नहीं सकता है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, आर्टिकल 341 का, उसको देने में आप रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 341 जो कि विच डील्स शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मैटर, उस मामले में मुसलमानों में जो भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? 1950 में आर्टिकल 341 पर आपने मजहबी पाबंदी आयद कर दी, और वो मजहबी पाबंदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा, उसने कहा, वो अब बेचारा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फौरन इसको हटाना चाहिए। उसने कहा कि इसके लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं। एक सेकेंड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं उसके लिए। उसके लिए 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसको आप वापस ले लीजिए, हो जाएगा। ये दो बार वापस हो चुका है, इसमें अमेंडमेंट दो बार हो चुका है। एक बार सिखों के मामले में,
एक बार बुद्धिस्टों न्यू बुद्धिस्ट के मामले में बीपी सिंह ने किया, फिर यहां ये सब पार्टियां मानती हैं, सारे दलित लीडर मानते हैं। 3 असेंबलीज ने, बिहार की असेंबली से हम लोगों ने पास कराकर सबसे पहले भेजा, यूपी के असेंबली ने पास करके भेजा कि ये रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, फिर आंध्रा के असेंबली ने पास करके भेजा, और जो मुख्यमंत्री वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वहां के जो 15 दिन बाद उसके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, उन्होंने भेजा। सारी पार्टियां एग्री कर रही हैं। चलिए, तो क्यों नहीं, ये क्यों दबा करके बैठे हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने दिया। तो ये एक ऐसा, डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब हम आपके बीच नहीं बोले, हम खत्म कर रहे हैं। हमारा कहना है कि जब बहुत सारी समस्या है तो मुस्लिम जो कायदीन है, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो, मजहबी हो, सबका ये फर्ज बनता है कि बहुत सारी 400 पेज की एक मुद्दे को, आप जानते हैं इस मुद्दे का कितना, 119 पार्लियामेंट की सीट, 1050 असेंबली की सीट, मुसलमान वहां पर खड़ा नहीं हो सकता है। और इसमें अगर ये हमारे साथ जो मजहब, ये संविधान के हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसको अगर वापस कर लिया जाए तो 119 पार्लियामेंट के दरवाजे और 1050 असेंबली के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। इसमें इसको प्रायोरिटी पर लेकर के तमाम मुस्लिम लीडर को सबसे पहले एक छलांग लगाने वाली चीज है, इसको शुरू कर। अब सोना बहाए जाए, कोयला का छापा हम लोगों के अध्यात्म का, मदरसा नहीं दिया, नाली नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, अरे ये क्या है? अरे अंबेडकर ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की ऑफ एवरी लॉ। सारे दुनियावी मसाइल सियासत से हल होते हैं, और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। इस सवाल को हम लोगों ने उठाया है, लेकिन इस सवाल पे हम लोगों को पहले ब्रेक से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इस सवाल के साथ हम जाएंगे। बहुत जबरदस्त ये एक मुद्दा है, इस पे बहस होनी चाहिए, और ये हमारे लोगों की तो बात है भी नहीं, इन्हीं लोगों का काम है। मगर मैं एक गुजारिश आपके हवाले से करना चाहूंगा, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तू निवालों की बात कर। मैं आज इन सब लोगों से, जो ये 3 लोग यहां बैठे हैं, ये अलग अलग अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने अपने इलाके की, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज वो सुबह जब उठे, कल सुबह जब उठे, वो कसम खा के उठे कि मैं अपने इलाके में जाऊं और वहां का जो डीसी है उसके पास जाके बैठूं, सीट के बराबर में सीट डाल के, और उससे कहूं भैया ले आओ जरा फाइल, क्या क्या आया, क्या क्या तुमने किया। नहीं, कहना आसान है बेग साहब, आपको पता है मेरी बात नहीं है। फिर मैं वही कहूंगा, जब एक डीसी आके, जब कोई नेता आता है अपनी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए, एमएलए बनने के लिए, तो उसके पीछे पूरा अमला जो है घूमता है, सारे नीचे से लेकर एसडीएम से लेकर डीसी उसकी पूरी जो है रखवाली करते हैं, देखभाली करते हैं, उसे चाय मुहैया कराते हैं, उसे फल मुहैया कराते हैं, उसे बैठने की सीट देते हैं। तो जब जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो हमें फंड मिला है, जो चीजें मिली है, वो उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम क्यों नहीं जो मुसलमानों का बहुत अहम मुद्दा है, औकाफ का। औकाफ की मैं इस पे एक बोलना चाह रहा था, जो अली अनवर साहब ने मुद्दा उठाया, ये आज से नहीं उठा रहे हैं जी, ये एक बुनियादी मसला है जी। अगर एम्पावरमेंट नहीं है जी, अगर आपके पास एम्पावरमेंट है तो फिर आपके अहलकार भी सुनते हैं। जब आपके पास एम्पावरमेंट नहीं है तो आपको कोई नहीं सुनता। आप कहते रहिए कि कसम खा लीजिए, क्यों है नहीं, सुन तो लीजिए, वो रास्ते बंद कर दिए। आज पार्लियामेंट में आप 25 और 26 हैं कुल जी, आपको ज्यादा नहीं है जी। ये 25-26 और आ जाएंगे तो आपकी एक वॉइस बढ़ेगी, इसलिए पॉलिटिकली उसको रोका गया। आपने एक सवाल और किया था अलीगढ़ के मसले पर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब यूपीए की पहली सरकार आई जी, तो ये कहा गया कि 3 औकाफ की यूनिवर्सिटीज बनेंगी जी, और वो 3 यूनिवर्सिटी की जगह भी ले ली गई। बिल्कुल, किशनगंज तय हुआ, टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी मैसूर में, और एक अजमेर में यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनेंगी, और इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर देके रिजर्वेशन फिक्स होगा। हमारा जो इख्तलाफ है, हर इलेक्शन में अलीगढ़ को बेचा जाता है सेंटर के नाम से। एक इलेक्शन में बंगाल में सेंटर खोल दिया, एक इलेक्शन आ रहा बिहार में खुल गया, उससे पहले इलेक्शन में केरल में खुल गया। आज तक ये नहीं पता कि भाई हमको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बुनियादी फर्क है।
आप बेचते रहिए। तो हम लोगों का जो कोई इख्तलाफ नहीं है, 50 सेंटर खोलना चाहिए। अच्छी बात है कि आप लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर डिक्लेयर करके रिजर्वेशन फिक्स करिए। चलिए और जवाब 50 सेंटर खोलिए, तब ये नियत साफ होती है। शकील साहब, देखिए यहाँ पे कोई भी पार्टी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन सारे लोगों को ये पता है, जितने लोग देख रहे हैं उनको ये पता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर को 1982 में इंदिरा गांधी ने भी वादा किया था, उसकी लंबी लड़ाई चली, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। तो जो सवाल कहीं ना कहीं फहीम बेग साहब उठा रहे हैं कि नियत सही नहीं है। अगर नियत होती है, विल होती है, तो कोई भी बिल आ जाता है। अदीब साहब हमेशा ये बात कहते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि आपकी सरकार जब इलेक्शन आता है तो कभी केरल में सेंटर खोलती है, कभी बंगाल में खोलती है, और अब 2014 का इलेक्शन आया तो मुसलमानों को यह दिखाने के लिए कि मुसलमान के लिए सरकार कुछ कर रही है, उन्होंने किशनगंज में एक एमयू का सेंटर दे दिया। आखिर ये झुंझुना दिखा करके मुसलमानों को कब तक वोटों के लिए नचाया जाएगा? शकील साहब, देखिए, जो आपने जैसे कहा कि 3 अलग अलग टाइम में कोई झुंझुना दिखाया गया, ऐसा नहीं है। तीनों सेंटर एक साथ कायम करने के फैसले हुए। जहां जहां की स्टेट गवर्नमेंट ने जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर लिया, वहां जल्दी जल्दी खुल गया। और इस सबके बावजूद हम समझते हैं, यानी बिहार वालों ने देर किया आपको जमीन देना, पैसा दिए हुए पार्सल नहीं है वो, ठीक है। बिहार में डिले हुआ, जानते हैं, वहाँ कब्जा हो गया था। इनकी सरकार ने भी कोशिश की, काफी इसमें 2 साल पहले दिया हुआ है, 2 साल पहले से पैसा दिया। अभी सुनिए, नहीं, 2 साल के पहले जमीन इंक्रोच हो गई थी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन आएगा तो खुलेंगे। इलेक्शन नहीं, एक मिनट मेरी बात, आखिरी वक्त में क्या ऐसा है कि अब जब हम बोले तो सब बोलेंगे, तो मैं तो चलिए आप मैं इसको नहीं, मैं ये उसको पॉजिटिव मानता हूं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप चाहिए तो जल्दी हो नहीं सकता है। जो किसी बहाने, अगर अलीगढ़ के नाम के बहाने ही 3 स्ट्रक्चर मिल गए आपको, वो किसी दिन भी यूनिवर्सिटी की शक्ल ले सकती है, जो आपके लिए काम आएगी। तो जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी बात आप सुन लीजिए कि हम अपने में कहां मुत्तहिद हैं हर चीज के लिए, कि हम चाहते हैं, अहम मुद्दा है औकाफ का। हम बहुत इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट आपको बताना चाहते हैं। हम अपने में भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए हम फिक्रमंद नहीं है। 341 की बात की इन्होंने, हमारे अनवर भाई ने बहुत सही की। इसको तो मुसलमानों ने अपना इशू ही नहीं समझा, कभी नहीं समझा। आज ओबीसी रिजर्वेशन है, उसको मुसलमान उससे ज्यादा, हम बराबर कहते हैं कि 2 टाइम आप कर सकते हैं अपनी प्लान। एक इमीडिएट रिक्रूटमेंट के लिए, नौकरियों के लिए, आपके इक्तिसादी हालात मोहलत करने के लिए, एक लॉन्ग टाइम। हम कभी नहीं कहते कि मुसलमान रिजर्वेशन के अपने बुनियादी, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट, बुनियादी फैसले से आप इनकार कीजिए। लेकिन ओबीसी मुसलमानों को जो मिल रहा है उसमें हम कहां ले पा रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम उस मामले में साथ नहीं है। और आज आपको बताना चाहते हैं कि मैं एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 मुसलमान कास्ट को उसमें शामिल किया गया, जिसमें अभी तक लिफ्ट की इतनी बड़ी सरकार हुआ करती थी। बंगाल में एक मुसलमान ओबीसी रिजर्वेशन के लिस्ट में नहीं थे। अभी 43 बंगाल के और दूसरी जगहों के मिला के 150 मुसलमानों को 1.5 साल के अंदर में ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया, जो बहुत बड़ा काम है। अब हम समझते हैं कि मुसलमानों को इस बात के लिए भी कोशिश की जानी चाहिए, अपनी इख्तलाफात को भुला के, कि कौम का हित, अगर पूरा जिस्म एक इंसान का है तो किसी को भी फायदा पहुंचेगा, वो कौम को फायदा पहुंचेगा। ये एक बात से अनवर साहब से जानना चाहिए। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने कई स्कीम्स डिक्लेयर की है और बहुत सारी चीजों की तरफ पेशरफ्त किया। अभी नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बनाया गया और औकाफ की चीजों को लेकर के उनको डेवलप करने की बातचीत हो रही है। आपको क्या लगता है कि औकाफ की चीजों को डेवलप करने के नाम पर कहीं औकाफ की प्रॉपर्टी का सौदा तो नहीं हो रहा? देखिए, हमारे बाबा आजाद ने इतनी प्रॉपर्टी वक्फ की हुई है कि हमको किसी हुकूमत, चाहे सूबाई हो या मरकजी हो, उसके सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन ये प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हुई है। और एक फारसी का, कहिएगा तो वक्त कम हो रहा है। हाँ, फारसी का एक जुमला है, मारे सरे जंग, मतलब होता है कि खजाने पर कुंडली मार करके बैठा हुआ नाग, वो नाग फुफकार रहा है। उसमें सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं है, सरकारें ही नहीं है, उसमें हमारे लोग भी जो नाग बन करके इस तरह हमारे लोग पर बैठे हुए हैं, ये लोग भी कम है, ये लोग भी हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, कोई पहल हो, कोई कारपोरेट घराना बंबई में, दिल्ली में, यहां साहब
दिल्ली में पुलिस का हेडक्वार्टर है, यहाँ दिल्ली में और दूसरी जगहों पर प्राइम मिनिस्टर एक हम कह रहे हैं कहीं से इनिशिएट कीजिए, एक बड़े मछली को आप पकड़िए, देखिए आपसे आप सब लोग सुधर जाते हैं। नहीं, एक चीज चलते चलते अदीब साहब से जान लेंगे, उर्दू को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि उर्दू को लेकर के बहुत बातचीत हुई थी, एनसीपीएल के जरिए करने की बात हो रही थी कि फरोग उर्दू की, उसकी में कितनी पेशरफ्त हुई है इस पूरे दौर में? मैं समझता हूं काम तो हुआ है उर्दू पे और यूपीएसएल में। इसमें जहां तक उर्दू का सवाल है, इस सरकार ने एक तरफ तो ये किया जी, लेकिन आईएस से पर्शियन और अरबी निकाल दी, इसलिए कि मदरसों के बच्चे आईएस में आने लगे थे। उसका हंगामा भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में मचाया, लेकिन कौन सुन रहा है? इस बुनियाद पर कि ये विदेशी जुबान है। जी जी, निकाल दिया, पाली को भी निकाला जी। और अगर अरबी विदेशी जुबान है, फारसी है, फारसी तो ये तो सारे ये तो मसाइल है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह दूं कि ये जो कोशिश इस वक्त मिnority मिनिस्ट्री ने की है कि औकाफ को बचाकर उसकी इनकम बढ़ाने के लिए जो जराए किए हैं और बेचने के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, इसके दूर दराज फवायद जरूर। चलिए, आप तीनों से एक साथ मैं पूछना चाहता हूं एक सवाल कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को 10 में से नंबर देने को कहा जाए तो आप लोग कितने नंबर देंगे? मैं तो नंबर ही नहीं देना चाहूंगा उनको। आप अदीब साहब? नहीं, मैं समझता हूं कि इसकी मिनिस्ट्री की बहुत अहम जरूरत है और मिनिस्ट्री एक वो विंडो है जहां आप ये बातें कर रहे हैं। लेकिन आप उसको पास फेल नहीं कर रहे? नहीं, पास फेल नहीं, पास कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैं पास कर रहा हूं उसको, लेकिन उसको और उसकी इस्लाह की जरूरत है, उसमें और बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये कहना कि साहब अगर ये मिनिस्ट्री ना होती और ये मुद्दे ना होते तो आप बहस किस बात पर कर रहे होते? इससे पहले कोई मुद्दा रहा है आपके पास? शकील साहब, नंबर्स देना तो अलग बात है, मैं उसको पास भी कहूं, लेकिन ये जरूरत है और उसको स्ट्रेंथन कौन देगा? ये हमारी पूरी कौम को देना पड़ेगा इसको। ये जो 6 साल 8 साल का वक्फा है उसमें उनकी कारकर्दगी कैसी रही? देखिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को मैं एक ऐसा स्टूडेंट समझता हूं जिसकी लिखावट इतनी खराब है कि वो कॉपी में क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा। नाज़रीन, आप देख रहे थे गर्मा गर्म बहस। हम अपने जितने मेहमान हैं यहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करेंगे, फहीम बेग साहब का, अदीब साहब का, शकीलुज़्ज़मा साहब का और अली अनवर साहब का। खुली बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि खुली बहस पे जो मौजू हम लोग उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों और अक़लियत से जुड़ा हुआ है। आज एक बात बिल्कुल साफ हुई और जो बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ आज डिबेट में लगी कि सारे लोग चूंकि मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, उसके बावजूद पार्टी का मुद्दा सामने नहीं आया, लोगों ने खुलकर बात की। मुझे लगता है कि सिर्फ इसी की जरूरत है कि जात पात और पार्टी से अलग हट करके, पार्टी का मफाद और अपना मफाद अलग करके अगर लोग एक पहल करें, जिसकी तरफ इशारा किया फहीम बेग साहब ने, तो शायद मुस्बत पहल होगी। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें और देखते रहें इस प्रोग्राम को और हमारे चैनल को SamayLive.com पर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान, आईना आलम के साथ। सबसे पहले सुर्खियां। हेडलाइंस